So welcome my dear lovely brothers and sisters, welcome my dear lovely friends। एनर्जी लो नहीं करना है, एनर्जी को अपने हाई रखना है, पढ़ाई को चालू रखना है, एकदम कुछ ऐसा करते रहिए ताकि आपका जो प्रोसेस है उसमें आपको मज़ा आते रहे, इंटरेस्टिंग होता रहे। एकदम अपने प्रोसेस को एकदम इजी बनाइए, आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ बैठे हैं, आपका बुक 10 कोस दूर है, आप जहाँ सोते हैं, आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास आपके बुक्स रहें ताकि आपको उन तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम ना लगे, प्रोसेस को स्टार्ट करने में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम ना हो। और कंटिन्यूटी को मेंटेन रखिए। कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए द गोल्डन रूल इज कि अपने जो गोल्स हैं, अपने जो प्लान्स हैं उसको रियलिस्टिक रखिए। रोज़ 4 घंटे पढ़िए, रोज़ 2 घंटे पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए, एक दिन 10 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। और इसी के साथ आज का ज्ञान हुआ समाप्त। चालू करते हैं आज का ब्ला, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। ये उसका दूसरा पार्ट होने वाला है। पहले पार्ट में हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में हो तो इमेज कैसे फॉर्म होगा, फिर अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो कैसे फॉर्म होगा, फिर हमने देखा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो तो कैसा फॉर्म होगा। आई होप आपने वो लेक्चर जरूर देखा है, अगर नहीं भी देखा तो उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो चालू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा लेक्चर, जिसमें हम अपने नेक्स्ट 3 केसेस को स्टडी करने वाले हैं। जो हमारा केस 4 होने वाला है, हमारा जो केस 4 होने वाला है ये वो होने वाला है when the object is at C का मतलब अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा तो हमारा जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसे होगा माय डियर फ्रेंड। तो उस लेक्चर को हम उस कॉन्सेप्ट को चालू करते हैं। ये हो गया हमारा एक प्यारा सा कॉनकेव मिरर और ये हो गया उसका प्यारा सा क्या हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस। टेढ़ा हुआ क्या, पूरा टेढ़ा लाइन हो गया। क्या करूँ तो सामने से कुछ इतना पता नहीं चलता है। हाँ, ये हो गया हमारे पास एक अच्छी सी लाइन। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर डट के खड़ा रहेगा। डट के खड़ा है और कह रहा है बनाओ मेरी रे डायग्राम, कह रहा है बनाओ मेरी रे डायग्राम। तो चलिए इस ऑब्जेक्ट का हम रे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएंगे, पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल एक रे ऑफ लाइट जाएगी। जो पता है हमको कि रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से फॉर्म, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आकर के जाता है। रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे किया डट और ऐसे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आया। अब देखिए अभी तक जो भी केसेस था उसका जो हम सेकेंड रे खींचते थे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता था, लेकिन आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो हम यहाँ रे ऑफ डायग्राम नहीं पास कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर से है। तो हम थर्ड रूल का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड रूल क्या कहता है कि हमारा जो रे ऑफ डायग्राम क्या है, अगर हम फोकस से होकर के एक रे लाइट को फोकस से होकर के एक रे लाइट को पास करते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है हमारे फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। देखिए सबसे पहले ABD मैंने एक ऐसे रे भेजा, एक ऐसे रे भेजा जो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा हो गया। फिर मैंने PQR एक ऐसा रे भेजा जो फोकस से होकर गया और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल आ गया। तो आप इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट पे आपका जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे है वो इंटरसेक्ट कर रहा है और जहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ होगा हमारा इमेज का फॉर्मेशन, थोड़ा सा इधर हुआ है, 19-20 हुआ है। आई होप आप इसको जब कॉपी पर बनाएंगे तो वो आप समझ जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर हम अपना क्या करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। थोड़ा 19-20 करते हुए मैंने इमेज का फॉर्मेशन कर दिया। तो अब देखिएगा मैंने क्या किया, सबसे पहले एक रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से भेजा, एक प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल भेजा,
रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास किया, फिर दूसरा जो है वो फोकस से नहीं पास कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद फोकस पे है, तो मैंने फोकस से एक रे ऑफ लाइट को भेजा जो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गया, तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही फॉर्म हुआ, तो द इमेज फॉर्म इज द इमेज फॉर्म्ड इज सबसे पहले कहाँ हुआ, खुद एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हुआ, दूसरा सामने हुआ यानी वो रियल हुआ, उल्टा इमेज का फॉर्मेशन हुआ तो इन्वर्टेड होगा, ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है, इमेज का हेड नीचे है, और जो थर्ड पॉइंट है वो है कि जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो सेम साइज का हुआ है, जिस साइज का हमारे पास ऑब्जेक्ट था उसी साइज का सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट same size, the object formed is of same size as that of object, जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उसी साइज का इमेज फॉर्मेशन होता है, किस केस में, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो उसी साइज का होता है जिस साइज का हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ केस यहाँ कंप्लीट हुआ, पहला केस फोकस और पोल के बीच का, दूसरा फोकस का, तीसरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच का, और चौथा ये हमारा कंप्लीट हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर का, कि अगर ऑब्जेक्ट खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया जाए तो जो इसका इमेज फॉर्मेशन होता है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी होता है, लेकिन क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और सेम साइज का होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए आई नो पहली बार में ये उतना इजी नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसको रिवाइज करेंगे तो ये इजी होता है, सब पढ़ते हैं। ये तो सोचो तुम पढ़ाई चालू नहीं किए, तुमसे पहले कितने लोगों ने पढ़ के इस चीज़ को छोड़ चुके हैं, उन सभी को ये चीज़ समझ में आ चुकी है, हर एक साल के हर एक टॉपरों को ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है, तो उनको भी समझ में आ सकता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी नॉलेज के साथ अब हम अपने केस 5 पर कन्वर्ट करते हैं। पहला जो केस 5th जो केस है वो है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी बियॉन्ड रख देते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना एक कॉन्केव मिरर बनाते हैं, ये हमारा क्या हुआ, कॉन्केव मिरर का फॉर्मेशन हुआ, ये उसका एक प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, पोल हुआ, फोकस हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड हम क्या करते हैं, अपना एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये हुआ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी इस साइड में हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं। अब चलिए फिर क्या करते हैं, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट ले जाते हैं, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से मूव करेगा, जो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से मूव करेगा। पहला ये हो गया ए बी डी, पहला रे ऑफ लाइट जो गया ऑब्जेक्ट से पैरेलल गया और फोकस से ये गया। दूसरा जो रे ऑफ लाइट है वो हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, दूसरा जो रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया ऑब्जेक्ट का हेड, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया ऑब्जेक्ट का हेड, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया ऑब्जेक्ट का हेड। हमारा जो मिरर है वो थोड़ा छोटा हो गया, मिरर के साइज को बढ़ाना पड़ेगा, मिरर के साइज को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो ये लाइट आके रिफ्लेक्ट हो गया, ये हो गया मेरा रेड मार्कर थोड़ा अच्छे से, तो ये हो गया P, यहाँ से रे ऑफ लाइट चला, ये हो गया P और ये हो गया Q, यहाँ से रे ऑफ लाइट क्या हो, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया, एक रे ऑफ लाइट इधर क्या और इधर रिफ्लेक्ट हो गया, तो यहाँ पर दोनों पर क्या हुआ, दोनों पर आकर के इंटरसेक्शन हुआ और जो इमेज का जो फॉर्मेशन दोनों रिफ्लेक्टेड इस पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट पे हमारे इमेज का फॉर्मेशन होगा और जो इमेज का फॉर्मेशन हम करेंगे तो आप देखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। सबसे पहले
the image formed is the image formed is देखिएगा माय डियर, फोकस कीजिएगा। पहला जो क्या था, मैंने पैरेलल एक्सिस से प्रिंसिपल फोकस से पैरेलल एक्स रे ऑफ लाइट में जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से मूव किया, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया जो रिफ्लेक्शन के बाद फिर वापस चला गया। तो इस केस में दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज जो थी वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई जहां पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ, और इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ वो सबसे पहले बिटवीन सी एंड एफ हुआ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस हुआ। दूसरा ये जो हुआ वो क्या हुआ, रियल हुआ और इन्वर्टेड हुआ। क्या हुआ, ये इस मिरर के सामने हुआ तो रियल हुआ, उल्टा बना है, इन्वर्टेड हुआ। और तीसरा आप देख रहे होंगे स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट हुआ, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट हुआ, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट हुआ। जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसी के साथ हमारा फिफ्थ केस भी यहाँ फाइनल हुआ। पहला केस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मैंने पूरी एनर्जी लगा करके आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको भी समझ में आए। एक बार हो सकता है नहीं समझ में आए, लेक्चर को दोबारा देखिए, या फिर लेक्चर से समझ में नहीं आया बुक को पढ़िए, बुक से नहीं समझ में आया फिर से लेक्चर देखिए, और सारे लेक्चर देखिए, बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पर। लेकिन अपनी फाइट जारी रखिए, अपने आप को बार बार पढ़ाने की, समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चॉइस आपकी है कि आपको समझना है या नहीं समझना है, आपको थक के बैठ जाना है या फिर आपको किसी हालत में समझना है। चॉइस आपकी है, आप जो भी करते हैं आप चुनते हैं। अगर आप किसी चीज़ को हाँ कह रहे हैं, अगर आप इस चीज़ को हाँ कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उन सारे तरीकों को ना कर रहे हैं जिससे आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं इस समय पूरी एनर्जी के साथ अपने दूसरे लेक्चर को शूट कर रहा हूँ, या तो मैं थक के कर सकता था, अब कल करेंगे, लेकिन अब हम मूव करेंगे अपने 6th केस पे, और जो हमारा लास्ट केस है। लास्ट केस जो होने वाला है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का क्या मतलब है, इंफिनिटी का मतलब है मीन्स एक मिरर के लिए इंफिनिटी, जैसे स्फेरिकल मिरर है वो इसका सेंटर हो गया, इसका रेडियस हो गया, इस रेडियस से बाहर कोई डिस्टेंस है, मीन्स स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर सेल से बना है उसके रेंज की, मीन्स उसके ये क्या होगी, पूरे डायमीटर के आगे की जो लेंथ होती है वो हमारी क्या होती है, उसके लिए इंफिनिटी होती है। जैसे हमारे पास अगर एक स्फेरिकल मिरर है और उस स्फेरिकल मिरर की लेंथ, हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, ये एक स्फेरिकल मिरर हो गई। इस स्फेरिकल मिरर की जो रेडियस है वो रेडियस हमारे पास, अगर इस स्फेरिकल मिरर की हमारे पास जो रेडियस है, इस स्फेरिकल मिरर की जो रेडियस है वो हमारे पास अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर होगा पूरे सेल का। अगर सिर्फ इसकी रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है तो इसको पूरा जो सेल होगा उसका डायमीटर होगा 20 सेंटीमीटर, मैक्स टू मैक्स 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा 1 मीटर 2 मीटर की जो दूरी होगी वो इसके लिए इंफिनिटी हो जाएगी। तो इंफिनिटी के लिए उतना आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये हो गया इसका पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए अगर इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो लेट इंफिनिटी से वो क्या होता है, इंफिनिटी से एक रे आएगी और वो इंफिनिटी से एक रे, इंफिनिटी से एक रे आए, इंफिनिटी से एक ये रे आई, दो पैरेलल रेज आती है इंफिनिटी से। इंफिनिटी से अगर पैरेलल रेज लानी है तो हमें दो ऐसी पैरेलल रेज लानी होंगी जो हम कहेंगे कि दोनों कहाँ से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है। हम कहेंगे कि ये दोनों इंफिनिटी से आ रही है। इंफिनिटी से आने के बाद ये जितना एंगल बनाया होगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये जितना एंगल बनाया होगा नॉर्मल से उतना आकर के रिफ्लेक्ट कर जाएगा। देखिए दो रेज ऑफ ले आए, ये आई, ये आई, ये आया, ये आया। इंफिनिटी से अगर रेज लानी है तो हम पैरेलल रेज लाते हैं, ये जितना एंगल ऊपर बनाया उतना एंगल नीचे बना करके रिफ्लेक्ट हो गया, ये जितना एंगल यहाँ बनाया उतना एंगल नीचे बना के रिफ्लेक्ट हो गया। दोनों यहाँ पर कट हुई, दोनों यहाँ पर आकर के कट हुई, और कट होने के बाद ये
इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो लास्ट केस में मैं लिखूंगा नहीं, बस आप समझ जाइए कि जो इमेज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, वो फोकस पर होता है, इन रियल और इन्वर्टेड होता है, और वेरी स्मॉलर, वेरी स्मॉलर को हम क्या कहते हैं, डिमिनाइज्ड होता है, यानी वेरी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये हमारा छठा केस हुआ माय डियर फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमारे सारे केसेस कंप्लीट हुए। आई होप आपको 6 जो पहले दूसरे तीसरा चौथा पांचवा छठा जो भी केस था मैंने पूरी एनर्जी के साथ आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया हो, और इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये 6 केसेस की एक समरी लेकर के आऊँगा, जिस समरी में मैं आपको फिर एक बार फील दिलाने की कोशिश करूँगा कि जो रे डायग्राम है उसका फील कैसे आता है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बुक पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, एंजॉय करते रहिए प्रोसेस को। ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।